कहानी शुरू करने से पहले आप सभी नए आगंतुकों से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह दर्दनाक प्रेम कहानी। यह उस दौर की बात है जब मैं भारतीय सीमाओं की रक्षा पर तैनात एक सिपाही था। मेरे कंधों पर देश की मिट्टी का कर्ज था और दिल में मातृभूमि की सेवा का जज्बा था। उसी दौरान मैंने अपने विभाग से विशेष अनुमति लेकर दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया। चूंकि हम फौजियों को अपनी पहचान छिपाकर रखने की हिदायत थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन एक दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हुआ कि मैं किसी पर यह जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैं वर्दीधारी हूँ। मेरा मकसद था कि मैं लोगों की असलियत जान सकूं और वे मुझसे बिना किसी डर या संकोच के बात कर सकें। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। यह मेरे वरिष्ठ अधिकारी का फोन था। मैं उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी भेज रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो गई। हमेशा दोपहर 2 बजे जाने वाला मैं आज शाम के 4 बजे घर से निकला, यह सोचकर कि चलो आखिरी 2 लेक्चर्स ही अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ऐसा ट्रैफिक जाम मिला कि गाड़ियां रेंगने लगीं। फिर लाल बत्ती जल गई और मेरा सब्र जवाब देने लगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत देर से था। जैसे ही हरी बत्ती हुई और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, एक अनजान से खिंचाव ने मेरी नजरें सड़क के किनारे खींच लीं। एक नाजुक सी लड़की शायद किसी गहरी सोच में गुम सड़क पार कर रही थी। अगले ही पल एक दुखद टक्कर हुई। वह मेरी गाड़ी के ठीक सामने आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और वह जमीन पर गिर गई। लड़की को अपनी गाड़ी से टकराते देख मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। भागने का तो ख्याल भी नहीं आया। तुरंत गाड़ी से उतरा। भगवान की मेहरबानी और मेरी पूरी कोशिश थी कि उस मासूम को ज्यादा चोट न आई हो। बस एक हल्का सा धक्का लगा था जिससे वह गिर पड़ी थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा आया कि वह फोन में मग्न थी, और जब गाड़ियां चलने लगीं तो उसे सड़क पार करने का ख्याल आया। फिर अगले ही पल मेरे दिल में एक अनजान सा दर्द उठा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैंने आगे बढ़कर उसका बांह पकड़ी और उसे सहारा देते हुए झकझोरा और सख्त लहजे में कहा, यह क्या तरीका है बेटी? सड़क पर चलते हुए ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है? मैंने उसे खूब डांटा, जिस पर उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरा गुस्सा तुरंत पिघल गया और दिल में दया का भाव उमड़ आया। मैंने नरमी से कहा, अच्छा, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जहां कहोगी वहां छोड़ दूंगा। मेरे लहजे में ऐसी सच्चाई और हमदर्दी थी कि वह इनकार न कर सकी। वैसे भी मैंने जिंदगी में यह सबक सीखा था कि लड़कियों की मनोवृत्ति बड़ी जटिल होती है। कभी कभी उन्हें वे पुरुष ज्यादा अच्छे लगते हैं जो उन्हें तुरंत ध्यान न दें। पुरुष का अत्यधिक ध्यान अक्सर औरत को डरा देता है। इसलिए मैंने भी उसे शांत रखने के लिए पूरे रास्ते चुप्पी साधे रखी। लेकिन ये लड़की ईशानी, वह बिल्कुल अलग थी। जैसा मैंने सोचा था वह बिल्कुल वैसी नहीं निकली। गाड़ी में बैठते ही उसने इधर उधर का जायजा लेना शुरू कर दिया। जब उसकी उत्सुक भरी नजरें हर कोने को छान चुकीं, तो वह मुझे घूरने लगी। वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उसका लगातार घूरना मेरे लिए अजीब जरूर था। इस रहस्यमयी चुप्पी को तोड़ने के लिए मैंने बात शुरू की, ईशानी जी, कहाँ जाना है आपको? और इतनी जल्दी में आप जहाँ भी जा रही थीं, क्या आपको जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कितना खतरनाक हो सकता था? मेरी इस बात पर वह उम्मीद के विपरीत एक दिलकश अंदाज में हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, तो आप आखिर आ ही गए ना मेरी जान बचाने के लिए। बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह, जो ठीक वक्त पर आकर हीरोइन को बचा लेता है। उसकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद वह फौजी जवानों को बहुत पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पहचान छिपाई ही रखी। खैर, यह पहली बात थी जो मैंने उसके बारे में महसूस की थी। उसकी इस बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और एक सपाट लहजे में पूछा, आप बातें बहुत बनाती हैं, सीधा बताइए आपको जाना कहाँ है? एक बार फिर उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। जहां आप ले चलें वहीं चली जाऊंगी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन इन बातों का गलत फायदा उठाता, मगर मेरे लिए वह एक मासूम उलझन बनी हुई थी। ईशानी जी, क्या आपको कहीं जरूरी काम नहीं है?
क्या आप घर से मेरी गाड़ी से टकराने के लिए निकली थी? और सुनिए ना, यह जी लगाना बंद कीजिए। मेरा नाम सिर्फ ईशानी है और मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी सुखद लहर दौड़ गई। अच्छा, तो फिर शायद यह महज इत्तेफाक नहीं है कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। क्या? तो इसका मतलब है हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं? वह सीट पर सीधी होते हुए जोशीले लहजे में बोली। एक यूनिवर्सिटी में होने का यह मतलब तो नहीं कि हम एक ही क्लास में हों। मैंने उस पर एक अर्थपूर्ण नजर डालकर कहा तो वह शर्मिंदा सी हो गई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो फिर हम यूनिवर्सिटी फेलो तो हुए ना? आप मेरे यह कहकर उसने मेरे कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ मारा तो मैं उसकी इस तरह के स्वाभाविक अंदाज पर हैरान रह गया। मुझे उसकी यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। या तो यह दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की थी या फिर बहुत ही बहादुर जो एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी घुल मिल रही थी। खैर, इतने में हमारी यूनिवर्सिटी के गेट आ गए। मेरे पास तो यूनिवर्सिटी का पहचान पत्र नहीं था, इसलिए मैंने अपना चालान फॉर्म निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को दिखा दिया। चूंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था और यह मेरा पहला दिन था, मेरी देखा देखी ईशानी ने भी अपना बैग टटोला और फिर चालान फॉर्म निकालकर गार्ड को दिखा दिया। उसका रवैया ऐसा था जैसे वह मुझे सदियों से जानती हो। सुनिए तो, उसने बड़े मासूम से अंदाज में आवाज दी तो मैं पीछे मुड़े बिना न रह सका। मैं पीछे मुड़ा तो वह अपने पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। मेरी आंखों में सवाल पड़कर बोली, वह मैंने सोचा आपकी गाड़ी में आई हूं तो आपको किराया ही दे दूं। उसकी इस मासूमियत पर मैं पहली बार खुलकर मुस्कुराया। शायद वह सच में बहुत मासूम थी या शायद मासूम बनने का नाटक कर रही थी। खैर, मैंने उसे देखना बंद किया और कहा, नहीं ईशानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको यहाँ तक छोड़ दूं। फिर जी, मैंने कहा ना, मेरा नाम सिर्फ ईशानी है। वह हल्की सी नाराज हुई। अच्छा ठीक है ईशानी, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसके नाम के साथ एक बार फिर जी का इजाफा किया तो वह खफा हो गई। मैं आगे बढ़ गया और थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे अपना क्लासरूम मिल ही गया। मैंने कमरे के दरवाजे से अंदर झांका तो देखा कि क्लास चल रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं काफी देर से आया हूँ, इसलिए मैंने वहीं खड़े होकर इंतजार करना ठीक समझा ताकि आने वालों से पूछ सकूं कि अगली क्लास कहाँ है। मैं अभी वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था कि हाँफती हुई ईशानी भी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। वह यह नहीं जानती थी कि मैं आगे खड़ा हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसका मेरे इतने करीब आकर खड़ा होना बड़ी हैरानी की बात थी। मैं जान गया कि शायद यह आदतन ऐसा कर रही है। रही सही गलतफहमी भी मेरे दिल से निकल गई कि वह सिर्फ मेरे साथ ही इतनी खुशनुमा व्यवहार कर रही है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह भी उसी क्लास में पढ़ती है। खैर, अब मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने बाहर लगाया गया टाइम टेबल पढ़ लिया था। अंदर चलने वाला लेक्चर लगभग 10 मिनट में खत्म हुआ और उसके बाद आदरणीय गुरु बाहर आ गए। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर यह देखकर मुझे अजीब सी हैरानी हुई कि यह लड़की अभी भी मुझसे करीब होकर चल रही थी। यूं लगता था वह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। उसकी यह हरकत मुझे बहुत अजीब लगी, मगर मैंने किसी तरह की खुशी या नाराजगी का इजहार नहीं किया। मगर फिर अगले कुछ दिनों में उसकी बेतकल्लुफी हद से बढ़ गई। वह खाली समय में मेरे पास आकर बैठ जाती, मुझसे बिना वजह बातें करती। पहले पहल तो मैंने अपनी भलमनसाहत का सबूत दिया, मगर फिर मैं ज्यादा देर खुद पर काबू न रख सका। एक शाम मैंने उसे अपने साथ रात का खाना खाने की पेशकश की, जिसे उसने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। मैं उसे अपनी गाड़ी में घुमाने फिराने ले गया और फिर हम एक खूबसूरत रेस्तरां में खाना खाने बैठ गए। मैं अब जिंदगी के उतार चढ़ाव से वाकिफ हो चुका था। मैं उसके तौर तरीकों से अंदाजा लगा चुका था कि उसे मुझसे नजदीकी महसूस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो मैंने उसकी तारीफें शुरू कर दी और बेतकल्लुफी से बातें करने लगा। मेरे इस रवैये पर वह भी थोड़ी हैरान हो रही थी, मगर मैं उसकी दिलकश मुस्कुराहट और मासूमियत के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वैसे भी जब कोई अप्सरा खुद न्योता दे तो कोई पुरुष कब तक इनकार कर सकता है। कहीं न कहीं अंदर छिपा हुआ शैतान जाग ही उठता है। खाने के बाद मैंने उसे लॉन्ग ड्राइव की पेशकश की, ये कहते हुए कि मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मान गई और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी में उसकी खूब तारीफ की और फिर घूम फिर कर अपनी असल बात पर आ ही गया। मैंने उसके करीब होना चाहा तो पहले पहल वह शांत रही, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वह यूं सिकुड़ कर बैठ गई जैसे वह कोई पर्दे में रहने वाली महिला हो। मुझे हैरानी भी हुई और हल्का सा गुस्सा भी आया।
कि अगर उसे यही सब करना था तो पहले बता देती। मैं कौन सा पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा था। खैर, मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा और उससे पूछा, अब ये क्या रवैया है ईशानी? क्या तुमने मुझे अभी अभी दोस्त नहीं कहा? फिर तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? मेरे कहने पर उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, अगर मेरी नजदीकी चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। ये कौन सा तरीका है दोस्ती निभाने का? शादी कर लूं? तो उसकी बात पर मैं घबरा सा गया। खैर, मैंने अपनी घबराहट उस पर जाहिर न होने दी और सामान्य ढंग से बातें शुरू कर दी। वह भी जवाब देती रही, मगर कुछ चुप चुप सी हो गई थी। अब मुझे भी उसमें सही मायने में दिलचस्पी हो गई थी, या शायद कह लें कि मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके बारे में गंभीरता से सोचने लगा, मगर एक डर